So let's start parallel operation of transformers. सबसे पहले तो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर होता है जो भी स्टेप अप स्टेप डाउन करने के काम आता है। और ये ट्रांसफॉर्मर ही होता है जो हमारे इंडस्ट्रीज हो गई या हमारे लोड हो गए जो भी उनको सप्लाई करता है। इंडस्ट्रीज हो गया, घर हो गया, ये सबको सप्लाई करने के लिए हमको ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं ये एक पावर ट्रांसफॉर्मर है और इंडस्ट्रीज में इसी टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो लोड होता है वो काफ़ी हैवी लोड होता है। समझ लीजिए एक फैक्ट्री है और किसी कारणवश या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए फैक्ट्री को आगे एक्सपांड करना है। जो भी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया या ग्रोथ करनी है, आजकल ग्रोथ सबको करनी होती है, तो उस कंपनी को एक्सपांशन करना है। अब एक्सपांशन मतलब हमको लगेगा ज़्यादा लोड, ज़्यादा जो भी मशीन्स होंगी, ज़्यादा मशीनरी, सब कुछ। तो उस वजह से लोड बढ़ने की वजह से हमको उसका ट्रांसफॉर्मर जो है वो उस पर लोड बढ़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मानिए कि जो रेसिडेंशियल या कमर्शियल हमारी जो फैक्ट्री थी, जो भी लोड था उसका लोड है 45 kVA और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई कर सकता है 50 kVA की उसकी अगर कैपेसिटी है। पर अब एक्सपांशन होने की वजह से हमारा जो लोड है वो 45 से बढ़कर हो चुका है 70 kVA या मान सकते हैं मोटा मोटा 100 kVA के करीब करीब। तो इस केस में चलिए 70 kVA मानते हैं। अब जो 50 kVA का ट्रांसफार्मर है ऑब्वियसली इस 70 kVA के लोड को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इस केस में हम इसको कम से कम एक 100 kVA के ट्रांसफार्मर से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है कि अगर हमको 50 kVA से 100 kVA का ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना है तो हमको जो भी लोड है उसको कट आउट करना पड़ेगा। मतलब जो भी फैक्ट्री है या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है उसको हमको जब तक के लिए रिप्लेस होगा तब तक के लिए बंद करना पड़ेगा। तक के लिए रिप्लेस होगा तब तक हमको बंद करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और एक होता है हमारे पास केस 2 कि अगर हमने किसी तरह उसको रिप्लेस भी कर दिया पर कुछ साल बाद अगर हमको उसका मेंटेनेंस करना है या उसमें चलो कोई फॉल्ट आ गई, कोई ख़राबी आ गई या उसको सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ पे मेंटेनेंस करना है, तो फिर से हमको उस फैक्ट्री को या कमर्शियल लोड को फिर से बंद करना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी किसी भी हद पे हम लोग किसी भी हाल में उसको नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अगेन इम्पॉसिबल। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम एक और ट्रांसफार्मर सेम कैपेसिटी का उसके साथ में पैरेलल में लगा देते हैं। तो इस केस में हम लगाएंगे एक 50 kVA का ट्रांसफार्मर जो हमारे एग्जिस्टिंग 50 kVA के ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एग्जिस्टिंग 50 kVA के ट्रांसफार्मर के साथ एक और नया 50 kVA का ट्रांसफार्मर है जो हम एग्जिस्टिंग लोड पर ही लगा देंगे, जिस वजह से अगर फ्यूचर में हमारा जो भी लोड एक्सपांड होगा या जो भी हम एक्सपांशन करेंगे उसके लिए हमको लाइन को बिल्कुल भी बंद नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी साइड में 1000 वोल्ट्स और सेकेंडरी साइड में 100 वोल्ट्स, मतलब 1000 बाय 100 1000 बाय 100 वोल्ट्स का ये सिंगल फेज 50 हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर है। तो अगर अब इसका हम करंट कैलकुलेट करें तो ये हो गई इसकी KVA रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो हमको मिलेगा I1 जो है प्राइमरी साइड का 10 एम्पियर्स और I2 भी हम सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करेंगे
तो हमें मिलेगा I2 जो कि हमारा आएगा लगभग 100 एम्पियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 की कॉइल है उसका मैक्सिमम करंट उसमें से 10 एम्पियर का पास हो सकता है, जबकि जो सेकेंडरी की कॉइल है I2, उसका I2 जो करंट है उसमें मैक्सिमम करंट 100 एम्पियर का पास हो सकता है। मतलब वो 100 एम्पियर मैक्सिमम विथस्टैंड कर सकती है, और 100 के ऊपर बिल्कुल भी उसमें से करंट नहीं फ्लो हो सकता। अगर 100 के ऊपर हम फ्लो करेंगे 100 एम्पियर के ऊपर, तो उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, जिस वजह से वाइंडिंग ख़राब हो सकती है और जल के ट्रांसफार्मर बंद हो सकता है। तो मैक्सिमम इसमें हम लोग 100 एम्पियर का ही करंट पास कर सकते हैं, जिस वजह से हमारी I2R रेटिंग जो है, जो ये हीटिंग लॉस को सपोर्ट करते हैं, वो भी लिमिटेड रेट में रहेगी। चलिए इसी चीज़ को हम एक नेटवर्क से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक नेटवर्क है जिसमें हमने इनपुट साइड में दिया है 100 वोल्ट और हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है 10 ओम्स के, तो ऑब्वियसली हर एक में से 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, मतलब टोटल जो लोड है हमारा वो 30 एम्पियर करंट सप्लाई में से खींचेगा। टोटल लोड हमको खींचेगा 30 एम्पियर का। और अब हम ये जो डॉटेड पोर्शन है इस सप्लाई को इसको रिप्लेस करते हैं एक सोर्स, जो कि हमारा आएगा ट्रांसफार्मर। इसकी जगह अगर हम समझते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो ये पूरे लोड को सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो सप्लाई कर पाएगा। सेम चीज़ को हम एक नेटवर्क के फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बना दी गई है और 10 ओम्स के 3 रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं। ये 10 ओम्स अभी उसी तरीके से जो 100 वोल्ट है इनके साइड में मिल रहा है, उसको ये ड्रॉ करेंगे, करंट खींचेंगे मतलब यहाँ से, और ये तो 30 एम्पियर खींच रहे थे। अभी मैंने एक और नया लोड, जो हमने एक्सपांशन ऑफ लोड सोचा था, तो अगर फ्यूचर एक्सपांशन ऑफ लोड हमने ऐड कर दिया इसमें, जो कि है 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया। देखिए 10 ओम्स के चल रहे थे, सिर्फ 1 ओम का मैंने रेजिस्टेंस इसमें ऐड किया है। अब देखेंगे हम कि इसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखिए, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये कितना ड्रॉ करेगा, एग्जैक्टली 100 एम्पियर करंट। कम रेजिस्टेंस होने के बावजूद आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो हमारे पास 100 एम्पियर और पहले का जो हमारा 30 एम्पियर था, ये टोटल मिला के अब हो गया है 130 एम्पियर। बट हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, I2 जो हमारा सेकेंडरी साइड था उसकी 100 वोल्ट के हिसाब से हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 100 एम्पियर, जो कि थी सबसे मैक्सिमम। बट अब हमारा जो नया करंट हो गया है एक्सपांशन ऑफ लोड की वजह से, ये हो गया है 130 एम्पियर, और हमको अब रिक्वायर्ड है 130 एम्पियर करंट। बट हम 100 एम्पियर वाले केबल से 130 एम्पियर करंट नहीं भेज सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने भेजा तो वापस I2R लॉस हमारे बढ़ जाएंगे, जिससे कि हीटिंग होगी और हीटिंग की वजह से हमारा इंसुलेशन जो है वो मेल्ट होने लग जाएगा। और आपको भी पता है कि किस तरीके से अगर मेल्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह शॉर्ट सर्किट होके आग लग सकती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ जाते हैं उसी नेटवर्क पर जो पहले हमने सजेस्ट किया था। तो हमारे पास में ये नेटवर्क था जिसमें हमारे पास 10 ओम्स के रेजिस्टेंसेस हमने लिए थे एज अ लोड, और 1 ओम का एक हमने एक्स्ट्रा एडिशनल लोड लिया था जो हमको बाद में पड़ सकता है। अब हमने किया है ये एडिशन ऑफ एक और ट्रांसफार्मर जो हम लगाएंगे पैरेलल में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों जो है, ये जो कनेक्शन हुआ है पैरेलल, दोनों के एंड्स पैरेलली एक दूसरे के एंड्स को। अब सेकेंडरी साइड में ये जो मैंने डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया एक कनेक्शन, और ये लगाएंगे अब हम दूसरा कनेक्शन। ध्यान से देखिए सेकेंडरी साइड में कैसे कनेक्शन किया हमने, ठीक है। हो रही थी, जो टोटल डिमांड थी केवीए की हमारी हो गई थी 130 एम्पियर्स की, ठीक है। टोटल डिमांड जो हम केवीए डिमांड निकालेंगे वो होगा VL इंटू IL, जो हम निकाल लेते हैं। इस केस में मैंने लिखा है, लेकिन आप उसको 100 की जगह 1000 वोल्ट्स कंसिडर कीजिए प्राइमरी साइड के लिए।
1000 वोल्ट इंटू 130 एम्पियर्स, तो ये हम लोगों को टोटल मिल जाएगा 130 केवीए। यहाँ पे चेक कीजिए, 130 केवीए कर दीजिए इसको। दो ट्रांसफॉर्मर्स पैरेलल में लगाने की वजह से 65 एम्पियर्स और 65 एम्पियर्स जो है ये दोनों ही इक्वली शेयर करेंगे। ये देखिए, दोनों ही टॉप और बॉटम वाले दोनों ही पैरेलल जो है ये इक्वली शेयर करेंगे 65 एम्पियर्स, जिस वजह से 130 एम्पियर्स मीटअप हो जाएगा और किसी भी ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं आएगा। दिस इज द नेसेसिटी, यही जरूरत है। दिस इज द नेसेसिटी फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या कंडीशंस नेसेसरी है? तो सबसे पहली कंडीशन जो हम लिखते हैं वो है कि इन दोनों की पोलैरिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए। पोलैरिटीज गलत नहीं होनी चाहिए, पोलैरिटीज जो है सेम कनेक्शन, सेम को कनेक्ट होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स का। सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि वोल्टेज रेशियो मस्ट बी सेम। दोनों का जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड जो है उनका जो रेशियो होता है वो होना चाहिए सेम दोनों का, तभी हम उनको कनेक्ट करेंगे और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको एक और बार हम इसको स्मॉल एक डायग्राम से समझते हैं, जिसमें हमने एक सोर्स ले लिया है और इम्पीडेंसेस को Z1 और Z2 लगा दिया है दोनों ट्रांसफॉर्मर्स का, और दोनों पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं और ग्राउंड कर दिया है। अब जैसे ये कनेक्ट हो चुके हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा। एक नया पैरामीटर आएगा जिसका नाम है सर्कुलेटिंग करंट। तो IC होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय Z1 प्लस Z2, और जैसे कि दोनों वोल्टेज सेम है तो V1 हो जाएगा 0 एम्पियर्स। तो दोनों सेम होने की वजह से यहाँ पर कोई भी सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगा, जिसकी वजह से I2R लॉसेस नहीं होंगे और हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखिए, हमको सर्कुलेटिंग करंट्स नहीं चाहिए जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, तो हमको हीटिंग इफेक्ट कम करना है ताकि ट्रांसफॉर्मर डैमेज ना हो। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट है पर यूनिट इम्पिडेंस। जो पर यूनिट इम्पिडेंस है वो दोनों का सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि पर यूनिट इम्पिडेंस सेम नहीं होगा फिर से सर्कुलेटिंग करंट के चांसेस बनते हैं। तो पर यूनिट इम्पिडेंस जो है वो सेम चाहिए, इसकी वजह से वो लोग पावर जो है वो शेयर होगा प्रोपोर्शन में रेटिंग्स की वजह से, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, X/R रेशियो X1/R1 मस्ट बी इक्वल टू X2/R2। ये जो रेशियो है इसकी वजह से पावर फैक्टर जो है दोनों का वो हमको अच्छा मिलेगा। दोनों ट्रांसफॉर्मर्स है उसका पावर फैक्टर जो है वो हमको सेम मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िए, और चाहिए तो आप रिवाइंड करके वापस प्ले पॉज करके देखिए इसको। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और भी नए नए वीडियोस इसके साथ में लेते आता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।